हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे नैनो पब्लिकेशन का बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हमने कंप्लीट करवा दिया। आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। इसका डिस्कशन मैं खुद ही करवाऊंगी क्योंकि इसमें कुछ खास डिस्कशन नहीं दिया गया है। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये बताते चलूँ कि इसका कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है गलत दिया गया है, तो हम लोग आराम से चलेंगे और आंसर को देखते चलेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित प्रकार के मॉड्यूलेशनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्रकार के मॉड्यूलेशनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन दिया गया, उपयुक्त में से कौन से मॉड्यूलेशन टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाते हैं? कौन से ऐसे मॉड्यूलेशन हैं जिसे टीवी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाते हैं? देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। 1 और 2 बिल्कुल राइट आंसर है। 1 और 2 आंसर हो जाएंगे सी। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट किसका नाम है बताएंगे? तो वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, वाशिंग सोडा को। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हेमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? यह रक्त से। रक्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। डेड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन से। वायरोलॉजी विषाणु के अध्ययन से। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन से। वही अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है स्पिनल के निर्माण में उच्च स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए किस विधि को नियोजित किया जा सकता है? स्पिनल के निर्माण में उच्च स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए किस विधि को नियोजित किया जा सकता है बताएंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सह अवक्षेपण विधि। आंसर सी दिया गया है, सह अवक्षेपण विधि। नेक्स्ट है एक क्रिस्टलीय ठोस की मूल दोहरावाद संरचनात्मक इकाई है। एक क्रिस्टलीय ठोस की मूल दोहरावाद संरचनात्मक इकाई है। एकक सेल। एकक सेल एक क्रिस्टलीय ठोस की मूल दोहरावाद संरचनात्मक इकाई है। ये प्रैक्टिस सेट मैं तीसरा बार बना रही हूँ, आप लोग को यकीन नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न का आंसर जो है गलत दिया गया था और मैं कंफ्यूज हो रही थी वीडियो बनाते समय। अब तीसरा बार मैं ट्राई कर रही हूँ। आई होप इस बार वीडियो सही से बन पाए। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, जहाँ आप लोग को मिस्टेक लगेगा या फिर गलत होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा भी। सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है? मैंने काफ़ी सुधार भी किया है। सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है? इसका आंसर दिया गया इनमें से कोई नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है? तो उष्मा शोषी होती है। क्या होती है? उष्मा शोषी होती है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। मुझे लगा कि नैनो पब्लिकेशन का बुक सही रहता है इसलिए मैं ये बुक ली। परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है 10 के पावर -13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर में पूछा गया था। परमाणु कक्षक हैं। परमाणु कक्षक किसे कहेंगे? वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे परमाणु कक्षक कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे बताएंगे? हरमटन, सिरोको, चिनुक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिरोको। सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन को क्या कहेंगे? सिरोको कहेंगे। वही कुछ पवन को यहाँ पे देख भी लेते हैं, स्थानीय पवन को, जैसे कि लू। लू जो है उत्तरी भारत और पाकिस्तान में बहने वाली पवन है। हबूब, हबूब कहाँ बहती है? तो यह सूडान में। हबूब सूडान की पवन है, यह गर्म पवन है। चिनुक, यह रॉकी पर्वत अमेरिका में बहती है। चिनुक रॉकी पर्वत अमेरिका। नेक्स्ट आता है मिस्ट्रल, और मिस्ट्रल जो है यह ठंडी पवन है। कैसी पवन है? ठंडी पवन है, और यह चलती है फ्रांस से भूमध्य सागर की ओर। फ्रांस से भूमध्य सागर की ओर। हरमटन, हरमटन गर्म एवं शुष्क पवन है, यह पश्चिम अफ्रीका में बहने वाली पवन है। सिरोको, सिरोको भी सहारा मरुस्थल में बहती है, और यह कैसी पवन है? यह गर्म एवं शुष्क पवन है। सिरोको सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप के तरफ बहती है। शिमुम, शिमुम कहाँ बहती है? तो यह अरब, शिमुम अरब मरुस्थल में बहती है। अरब मरुस्थल में। बोरा, बोरा पूर्वी यूरोप से इटली की ओर बहती है। बोरा
पूर्वी यूरोप से इटली की ओर बहती है। नेक्स्ट आता है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड जो है टुंड्रा प्रदेश में बहती है। ब्लिजर्ड कहाँ बहती है? टुंड्रा प्रदेश में। और यह कैसी पवन है? ठंडी पवन है। लेवेंतेर, लेवेंतर या फिर लेवेंतेर याद रखिएगा, लेवेंतेर। यह कैसी पवन है? तो ठंडी है। यह कहाँ बहती है? स्पेन में। लेवेंतर पवन कहाँ बहती है? स्पेन में। ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर यह जो है गर्म एवं शुष्क पवन है और यह बहती है ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में। फ्राइजेम, फ्राइजेम कहाँ बहती है? फ्राइजेम, और यह कैसी पवन है? ठंडी पवन है और यह बहती है ब्राज़ील में। फ्राइजेम ब्राज़ील। पापागायो, मैंने कई बार प्रैक्टिस सेट में भी ज्ञान बिंदु का बताई थी। पापागायो, पापागायो जो है यह कैसी पवन है? ठंडी एवं शुष्क पवन है और यह कहाँ बहती है? मैक्सिको में। पापागायो कहाँ बहती है? मैक्सिको में। नेक्स्ट आता है खमशीन। खमशीन सभी जानते होंगे और यह जो है गर्म एवं शुष्क पवन है और यह कहाँ बहती है? मिस्र में। खमशीन मिस्र। सोलानो, सोलानो यह कैसी पवन है? गर्म एवं आर्द्रता युक्त है सोलानो और यह बहती है सहारा मरुस्थल, सहारा में बहती है सोलानो, सोलानो। नेक्स्ट आता है पुनाज। पुनाज यह ठंडी एवं शुष्क पवन है पुनाज और यह कहाँ बहती है? यह बहती है इंडीज पर्वत, इंडीज पर्वत। पुरगा, पुरगा जो है यह ठंडी पवन है और कहाँ बहती है? साइबेरिया, साइबेरिया वाले क्षेत्र में। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर यह कैसी पवन है? तो गर्म पवन है और यह बहती है न्यूजीलैंड में। नॉर्वेस्टर कहाँ बहती है? न्यूजीलैंड में। सांता एना यह गर्म पवन है, कैलिफोर्निया में बहती है। सामल, सामल जो है गर्म एवं शुष्क पवन है और इराक ईरान में बहती है। सामल कहाँ बनती है? कहाँ बहती है? तो इराक ईरान में। नेक्स्ट आता है जोंडा। जोंडा यह गर्म एवं शुष्क पवन है, अर्जेंटीना में बहती है। पेम्पेरो यह बहती है पंपास मैदान, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में। ब्लैक रोलर यह गर्म पवन है और योमा को भी ध्यान रखिएगा, योमा को क्यों छोड़ना, योमा जो है गर्म पवन है और यह कहाँ बहती है? जापान में। ये हमने अपने नोट्स से करवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सिरों को दिया गया है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस या फिर सीधे बर्फ में बदल जाती है कहलाती है। इसका भी आंसर गलत दिया गया था। आंसर दिया गया था वाष्पीकरण, जो कि गलत है। ध्यान रखिएगा, इसे कहेंगे निक्षेपण या फिर निहार। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। वाष्पीकरण किसे कहेंगे? सभी को पता होगा, द्रव को गैस में रूप में बदलना, द्रव को गैस रूप में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। संघनन किसे कहेंगे? वाष्प को द्रव में बदलना, वाष्प को द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाएगा। नेक्स्ट आता है उदरपातन, ठोस को गैस में बदलना उदरपातन कहलाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जल वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है। अभी हाल ही में बिहार द्रोह में पूछा भी गया है। इस कारण से मैं कंफर्म हूँ, निक्षेपण होना चाहिए या फिर निहार होना चाहिए। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में? कमेंट करके बताइएगा। किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है, किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है। खाद्य श्रृंखला या फूड वेव में इसकी स्थिति। आंसर ए हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? पिछले बार प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? यान मर्टेल। यान मर्टेल कहाँ के रहने वाले हैं? कनाडाई हैं। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ प्रारंभ की गई? नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ प्रारंभ की गई? चंपारण में, अप्रैल 1917 में। टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो यह निवास करती है नीलगिरी के पहाड़ी में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। अगर राज्य के सापेक्ष में बात की जाए तो टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 15, अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की? मृगा की रचना किसने की? शेख नबी, मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन या फिर कुतुबन। मृगा की रचना किसने की है? तो कुतुबन ने। किसने की है? कुतुबन ने। कब की है? तो 1501 में। यह जो है चंद्रनगर के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती की प्रेम की कहानी की चर्चा किया गया है। कुतुबन जो है सूफी संत शंख बुहरान के शिष्य हैं, जो सुहरवर्दी सिलसिले के संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? आर्विड कार्लसन को। किसे दिया गया? आर्विड कार्लसन को। ऑप्शन नंबर ए।
एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन इक्वल टू परमाणु संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 + 18 38 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? इसका भी आंसर गलत दिया गया है। बहुत सारे प्रश्न का आंसर इसमें गलत दिया गया है, तभी तो मैं बता रही हूँ, 3 बार मैंने वीडियो बनाया है इसको आज। किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो इसका जो आंसर दिया गया है कि सभी में एंजाइम पाया जाता है, चाहे वो लाइकेन हो, विषाणु हो, जीवाणु या सवाल हो, सभी में एंजाइम पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एंजाइम नहीं होता है तो सिर्फ और सिर्फ विषाणु में। एंजाइम नहीं होता है तो विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होता है। वही केंद्रक नहीं होता है जीवाणु में। पिछले प्रैक्टिस सेट में आया था, केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु में नहीं पाया जाता है। कोई एंजाइम नहीं होता है तो विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होता है। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? आयोडीन मिली होती है थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो चार्ल्स डार्विन ने। आंसर हो जाएगा डी, चार्ल्स डार्विन। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, इसका क्या नाम है? जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, इसे कहते हैं सोलानाइन। क्या होता है? सोलानाइन। बहुत ही विषाक्त होता है। आंसर हो जाएंगे डी। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटोसेल का। फोटोसेल। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? पॉलिश किया हुआ चावल में विटामिन B1 की कमी होती है, और B1 की कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी 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 बेरी। आयोडीन की कमी से घेघा रोग। आयोडीन की कमी से घेघा रोग। आयरन की कमी से रक्ताल्पता, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए दिया गया है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलाथोथा। कवकनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नीलाथोथा को कवकनाशी के रूप में। योसिन का प्रयोग किया जाता है लाल स्याही में। योसिन का प्रयोग लाल स्याही में। सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में प्रयोग करते हैं। जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड चूहा मारने में। कृतंक नाशी में। रोडेंट शाही में। आंसर हो जाएगा इसका 4। तो मिला लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? नीलाथोथा कवकनाशी, इयोसिन लाल स्याही, सिल्वर आयोडीन कृत्रिम वर्षा, जिंक फॉस्फाइड कृतंकनाशी। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैंने जो मिला है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो यह तिलचट्टा का, और इसमें रक्त वाहिका नहीं पाया जाता है। तिलचट्टा जिसे कॉकरोच कहते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? इसका भी आंसर गलत दिया गया है। मैं यहीं पे अपना प्रैक्टिस सेट लगाई थी तो अपना लिख ली थी। आंसर रॉन्ग है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? बताएंगे क्या घटित होगा? तो त्रिज्या बढ़ जाएगा। क्या होगा? त्रिज्या बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसका आंसर दिया गया था उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन जो गलत है आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B6 में धान की चोकर, राइस ब्रैन। विटामिन B2 पाया जाता है कॉड यकृत तेल। गलत है। कॉड यकृत तेल जो है ये विटामिन डी, विटामिन ए, या फिर एक वसा का नाम है ओमेगा 3, इसमें पाया जाता है। विटामिन B2 में नहीं पाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल। विटामिन के अल्फा अल्फा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? दर्द निवारक दवा है जो पशुओं को दिया जाता था जब पशु की मृत्यु हो जाती थी। वही मांस जो है गिद्ध खाता था, और गिद्ध भी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे थे। और यह जो दवा है डिक्लोफिनेक
फिनेक, इस पर प्रतिबंध कर दिया गया है, इस पर रोक लगा दिया गया है इस दवा पे। आंसर हो जाएगा डी, गीत की प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त होने लगी थी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हाँ, यही 8 राज्य है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। बिहार में तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पे बिहार दिया गया, नहीं गुजरती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मेघालय से होकर के भी नहीं गुजरती। इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है केरल और कर्नाटक में। केरल और कर्नाटक में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी हो जाएंगे। सही मिलान कीजिए, सही सही करिएगा आंसर। विली विली, विली विली यह सब चक्रवात का नाम है। विली विली ऑस्ट्रेलिया, विली विली ऑस्ट्रेलिया। हरिकेन, हरिकेन अमेरिका। टाइफून चीन, टाइफून चीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन यूएसए, टाइफून चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1, 2 3 1। आंसर हो जाएंगे बी, 2 3 1। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार किस राज्य में है? यह जो है छत्तीसगढ़ में। ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? हिमालय पार या फिर ट्रांस हिमालय से निकलती है, कौन सी नदी है? यह है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट से राकसताल झील से हुआ है। आंसर हो जाएगा बी, सतलज नदी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। झील और अवस्थिति। साला झील, साला झील कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। साला झील अरुणाचल प्रदेश। बड़खल झील या तो हो जाएगा फरीदाबाद हरियाणा, बड़खल झील फरीदाबाद हरियाणा। लोकटक झील या तो मणिपुर में है। कालीवेली झील, कालीवेली झील यह तमिलनाडु में है। कालीवेली झील तमिलनाडु, लोकटक झील मणिपुर, बड़खल झील फरीदाबाद हरियाणा, साला झील अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 4 आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। थोड़ा फास्ट निकल लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसमें लगी हुई हूँ। कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणियों के मध्य। आंसर हो जाएगा बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक सुंदर उदाहरण है? इम्फाल बेसिन किसका एक सुंदर उदाहरण है? सरोवरीय मैदान का, सरोवरीय मैदान का। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है नर्मदा, नर्मदा है, ताप्ती है और दामोदर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी। रामगंगा नदी पहली ऐसी नदी है जो गंगा में आकर के मिलती है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। कम होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। बिल्कुल राइट आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? बताएंगे। ऊपरी मार्ग में मीठा जल और निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। यह हो जाएगा लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। यह कहाँ से निकलती है? तो अरावली पर्वत के निकट नागा पहाड़ी से निकलती है, नाग पहाड़ी से निकलती है। आंसर हो जाएगा बी। इसकी लंबाई कितना है? 495 किलोमीटर और इसकी अधिकांश लंबाई राजस्थान में है 330 किलोमीटर। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास का मैदान में स्थित है? पंपास घास का मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। कनिष्क शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम कहाँ हुआ था? तो राजगीर। दूसरा हुआ था वैशाली। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र। चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर। पहला हुआ था अजातशत्रु के समय, दूसरा हुआ था कालाशोक, तीसरा हुआ था अशोक और चौथा हुआ था कनिष्क के समय। पहला का अध्यक्षता किसने किया था?
पहला का अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने, दूसरा का अध्यक्षता किया था सावकमीर ने, तीसरा का अध्यक्षता किया था मोगलीपुतिस और चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चौथा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल भोगवा नदी, गुजरात। रावी नदी किनारे, हड़प्पा। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ जीत हुआ था? 1931 इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1931 में हुआ था कराची में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। दिल्ली 1923 में अबुल कलाम आज़ाद 1923 अबुल कलाम आज़ाद ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1934 में कहाँ हुआ था? 1934 जो हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1934 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था। पटना 1912, बांकीपुर पटना 1912 में अधिवेशन हुआ था। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा 1922 में भी गया में हुआ था और सी आर दास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? हर्षवर्धन की नहीं है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका यह सब हर्षवर्धन की है, जबकि हर्षचरित बाण भट्ट की है। हर्षचरित, कादम्बरी और परवर्ती परिणय यह किसका है? बाण भट्ट का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। महावीर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए 540 ईसा पूर्व। अलग अलग बुकों में अलग अलग इनका जन्म दिया हुआ रहता है, जन्म का डेट यहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 540 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि जो भी अभिलेख पाकिस्तान में प्राप्त हुए हैं वो सब खरोष्ठी लिपि में ही लिखे गए थे। भारत का जो अभिलेख है यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बिल्कुल राइट आंसर है, कौन करता था? पुर्तगाली। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। 1897 में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था। ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस शीट में करवाई थी उसमें क्वेश्चन यह पूछा गया था। फिलिप स्प्रेट, 3 नाम याद रखिएगा, फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडले तथा लेस्टर हचिनसन। गिरफ्तार किया गया था मेरठ षड्यंत्र केस में। मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो यह मार्च 1929 में हुआ था और इसमें 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया गया था और उन पर मेरठ लाकर मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। सूरसेन का संबंध चट्टगांव शस्त्रागार से है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन आयोग की नियुक्ति। साइमन आयोग की नियुक्ति किया गया था 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927। भारत आया था 3 फरवरी 1928। अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1930 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1930, माफ करेगा 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा यह प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1914 में हुआ था। 1914 में इनकी मृत्यु हुआ था। इनकी समाचार पत्र का नाम है दी बॉम्बे क्रॉनिकल। दी बॉम्बे क्रॉनिकल। 5 नवंबर 1914 की इनकी मृत्यु हुई थी। 4 फरवरी 1845 को इनका जन्म हुआ था। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। साइमन आयोग की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु यह हुआ था 1914 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 2 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुफा अभिलेख यह किसका है? तो हो जाएगा राजा खारवेल का। राजा खारवेल का है, आंसर हो जाएंगे ए। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हंटर आयोग, हंटर आयोग लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय
1982 में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। इसी के समय प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाया गया था। पहली बार 10 जनगणना प्रारंभ लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में इसी के समय हुआ था। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सेडलर आयोग की स्थापना 1900 सेडलर आयोग लाया गया था 1917 में। वुड का घोषणा पत्र वुड डिस्पैच यह तो लाया गया था डलहौजी के समय 1854 में। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सार्जेंट योजना यह लाया गया था 1944 में। चलिए देख लीजिए। हंटर आयोग 1882, सेडलर आयोग 1917, वुड का घोषणा पत्र 1854, सार्जेंट योजना 1944। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? CABD ऑप्शन नंबर डी। बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है क्योंकि ये आंसर जो है गलत दिए गए हैं। इस कारण से मेरे साथ ये मजबूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? श्रेणी, नगरम, मणिग्राम, नानादेशी। विदेशी व्यापार से संबंधित नानादेशी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसकी जानकारी मिलती है अयोध्या लेख से। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो खारवेल का है। बेशनगर का लेख किसका है? तो यह हो जाएगा हेलियोडोरस का। सारनाथ यह अशोक का है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? चौथ के नाम से। चौथ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा अनुच्छेद 25 से 28 स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। 22 में क्या है? निजता का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 23 में क्या है? बधुआ मजदूरी से संबंधित है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम की चर्चा किया गया। 14 वर्ष से कम उम्र को फैक्ट्री कारखाने इस समय काम नहीं लगा सकते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? गौर करेंगे, राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है। राष्ट्रपति शासन तो अनुच्छेद हो जाएगा 356। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। इसका आंसर एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्या दिया गया है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी ही दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243 जी के तहत। 243 जी के तहत। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? वरीयता क्रम को एक बार ध्यान देंगे, गौर से सुनिएगा, मैं बताती हूँ फास्ट तरीके से। पहले नंबर पे तो राष्ट्रपति आएंगे, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, 5वें स्थान पर भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 का नंबर पे उप प्रधानमंत्री, 6ठे नंबर पर भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष, 7वें नंबर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री, अपने अपने राज्यों में योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता, यह सब 7वें नंबर पे। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, 7वें नंबर पे कौन कौन से आएंगे? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता। 7 के ए नंबर पे कौन आएंगे? 7 के का फिर आप ए नंबर पे भारत रत्न सम्मान के धारक, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। उसके बाद 8वें नंबर पे कौन आएंगे? तो राजदूत आ जाएंगे। और 9वें नंबर पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक बार देख लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के वरीयता क्रम निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। हमें लगा कि क्रम से सजाने के लिए दिया गया है, लेकिन आंसर डी होंगे। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? कौटिल्य वाला कम से कम पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, मैंने इस प्रश्न को करवाया भी है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है? तो 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत। आंसर कुछ भी दिया हुआ है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति है। स्थापना हुआ था 1950 में।
जॉन मथाई के नेतृत्व में टोटल सदस्य 30 होते हैं। 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है। इसकी स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में किया गया था। और इसमें टोटल सदस्य होते हैं 22, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यह भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 आंसर हो जाएगा डी। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से और इसमें 29 विषय हैं। 12 नगर पालिका से, उसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? 4 राज्यों में लागू होते हैं। 4 राज्यों में लागू होते हैं। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो त्रिपुरा में लागू होते हैं, जबकि सिक्किम, नागालैंड ये सब में नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? ऑप्शन को भी देख लीजिए। भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं डीपीएसपी में भी और मूल कर्तव्य में भी। आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? अनुच्छेद 162 के संबंध में बताना है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया? 1952 को, 3 अप्रैल 1952। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? मैं अब एक ही बार बोलूंगी, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहल योजना। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्लब ऑफ रोम के द्वारा। क्लब ऑफ रोम। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? समान स्थिति बेरोजगारी। समान स्थिति बेरोजगारी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? मोरिस डी मोरिस के द्वारा। आंसर ए दिया गया, मोरिस डी मोरिस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग। योजना आयोग का जगह नीति आयोग। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ABC इंडेक्स किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? धन और आय की विषमता। धन और आय की विषमता। धन और आय की विषमता। आंसर हो जाएंगे डी।
भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? बताएंगे। लास्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम से कम लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। आंसर मैथ का टिक कर देती हूँ, आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। 1 मिनट रुक जाएंगे आप लोग। आज मेरा मेहनत बहुत ज़्यादा लग गया है। 81 का आंसर हो जाएगा डी। 82 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 83 का आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 83 का आंसर बी दिया गया है। जो आंसर इसमें दिया गया मैं वही आप लोग को बता रही हूँ, ध्यान से आप लोग बनाइएगा। 84 का आंसर बी होंगे। 85 ऑप्शन नंबर बी। 86 86 ऑप्शन नंबर डी। 87 ऑप्शन नंबर सी। 88 ऑप्शन नंबर बी। 89 का डी दिया गया है, डी। 90 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 91 ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। 92 ऑप्शन नंबर सी। 93 ऑप्शन नंबर बी। 94 ऑप्शन नंबर दिया गया इसका सी। 95 ऑप्शन नंबर डी। 96 ऑप्शन नंबर डी। 96 का डी दिया गया है। 97 ऑप्शन नंबर सी। 98 क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न दिया गया है। 98 का होगा बी। 99 इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके लेकिन ज़रूर बताइएगा। कुछ त्रुटि रह गई होंगी तो भी कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।